नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्वा इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, या जिसको हम एटॉमिक मास भी कहेंगे थोड़ी देर बाद। तो इस टॉपिक को समझेंगे क्योंकि ये बिल्कुल बैकबोन साबित होगा मोल कॉन्सेप्ट के लिए। मोल कॉन्सेप्ट इससे आगे का स्टेप होगा, बट उससे पहले हमें समझना होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, क्या यूनिट होती है, कैसे एटॉमिक मास मोलर मास से या मॉलिक्यूलर मास मोलर मास से डिफरेंट होता है, उसको हमें समझना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो चलिए इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं और फिर पूरी तरह से इसको बर्बाद करते हैं कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारी रिलेटिव एटॉमिक मास। आखिर क्या है ये रिलेटिव? देखो क्या होता है, जैसे अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें कि सपोज मैं फ्रूट सेलर के पास गया और मैंने कहा भाई जरा 5 किलो आम तोल दे, क्योंकि आम का मौसम है। तो उसने 5 किलो आम तोल दिए। हो सकता है 5 किलो में 20 आम चढ़ जाए, तो मैं एक आम का वेट निकाल सकता हूं। ये तो हुई नॉर्मल बात कि अगर मुझे पता है कि 5 किलो में 20 मैंगो आ गए हैं तो एक मैंगो का हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है हमारी डेली लाइफ। लेकिन जब हम इसी कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अप्लाई करेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे पानी की एक सिंगल ड्रॉप के अंदर करोड़ों मॉलिक्यूल हैं। मुझे एक ड्रॉप का वेट तो पता है, लेकिन मुझे यही नहीं पता होगा कि उस ड्रॉप में मॉलिक्यूल कितने हैं। तो मैं एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट कैसे निकालूंगा? बड़ा मुश्किल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर अमाउंट में कितने हैं, जब तक ये नहीं पता होगा, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वेट ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल? चलिए, एविगेड्रो जो बंदा था उसने अपने टाइम में एक लॉ दी जिसको हम बोलते हैं एविगेड्रो लॉ। उसने क्या कहा, उसने एक मैथडोलॉजी हमें दी नंबर ऑफ पार्टिकल को काउंट करने की। उसने क्या कहा था कि भाई किसी भी गैस की जो वॉल्यूम होती है वो तीन बातों पर डिपेंड करती है। किसी भी गैस की वॉल्यूम तीन बातों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और नंबर ऑफ पार्टिकल पर। अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को फिक्स कर दें तो वॉल्यूम केवल नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करने लगेगी। यानी गैस की वॉल्यूम केवल नंबर ऑफ पार्टिकल कब पर डिपेंड करती है? जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होते हैं। हमने दो गैसेस ली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों को सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर पर मेंटेन करेंगे तो दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। जब दोनों में मॉलिक्यूल सेम आ गए तो उनके वेट का एक रेशो आएगा, और वो रेशो क्या आ रहा है कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल से 16 टाइम्स हैवी आ रहा है। भाई इसके एन मॉलिक्यूल, इसके एन मॉलिक्यूल, बट इसका ये मतलब थोड़ी कि दोनों में मॉलिक्यूल बराबर होंगे तो वेट बराबर होगा। 11th क्लास के 10 स्टूडेंट्स और नर्सरी क्लास के 10 स्टूडेंट्स, उनका वेट बराबर थोड़ी होगा। 10 मैंगो और 10 ग्रेप्स, क्वांटिटी बराबर है, नंबर, लेकिन वेट बराबर थोड़ी होगा। इसी प्रकार से मॉलिक्यूल तो दोनों के बराबर हैं लेकिन वेट बराबर नहीं है। लेकिन वेट का एक रेशियो में मिल गया कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल से 16 टाइम्स हैवी है। हमें कंपैरिजन मिल गया। अगर मैं ये जो मॉलिक्यूल का रेशियो था, अगर मैं इसको एटम के रेशियो में भी लाऊं ना, तो इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है, तब भी ऑक्सीजन के एक एटम और हाइड्रोजन के एक एटम का रेशियो 1:16। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 16 टाइम्स हैवी है। ये है रिलेटिव, कि मुझे ये नहीं पता कि किसका वेट कितना है, लेकिन मुझे पता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये कितने हैवी हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे अब रिलेटिव एटॉमिक मास कि कैसे केमिस्ट्री में जो इतने सारे एलिमेंट हैं उन सब का वेट हम कैसे निकालें। तो हमने क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात की। रिलेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू समवन। तो हमने सबसे पहले एक रेफरेंस एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस एलिमेंट हमें कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन उसको समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए क्लास है जिसमें मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं और मुझे उसमें सभी स्टूडेंट्स का वेट बताना है, और मेरे पास
वेट बताने के लिए जो बट्टे होते हैं वेट नहीं है। तो मैं क्या करा मैंने, देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक बच्चे को एक रेफरेंस के तौर पर लेंगे, हम एक स्टूडेंट को एक रेफरेंस स्टूडेंट के तौर पे लेंगे, लेट इट बी मुकेश। जैसे सिनेमा हॉल में आप देखते हैं ना, मूवी स्टार्ट होने से पहले एक ऐड आता है, मेरा नाम मुकेश है, ठीक है। तो मुकेश को हमने एक रेफरेंस स्टूडेंट के तौर पे ले लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मुकेश से कंपेयर कर करके मैं सबका वेट बताऊंगा, मैं सुरेश का, राकेश का, महेश का, अनीता, सुनीता, बबीता, ललिता, सबका वेट बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू मुकेश। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने कुछ इस तरह का एक जुगाड़ किया, मैंने कुछ इस तरह का जुगाड़ किया कि सपोज कीजिए मैंने इस तरह का एक वेइंग सिस्टम लिया, जहां पर एक तरफ तो मैंने मुकेश को खड़ा कर दिया है और मुझे वेट निकालना है सुरेश का। मैंने देखा दोनों बिल्कुल बराबर थे, यानी दोनों का वेट बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब एक सुरेश जो है वो एक मुकेश के वेट के बराबर है। मुझे नहीं पता मुकेश का वेट कितना है। चलिए अब मैंने सुरेश को हटाया, सुरेश के बदले मैंने यहां पर राकेश को देखा, तो मैंने ये क्या पाया कि मुकेश हैवी था, जो हैवी होगा वो नीचे चला जाएगा। बचपन में जब हम झूला झूलते थे, सीसो पे बैठते थे, तो जो हैवी होता है वो नीचे चला जाता है, जो हल्का होता है वो ऊपर आता था। तो इससे पता चला यार ये नीचे आने का मतलब है मुकेश इज हैवियर देन राकेश। तो फिर मैंने क्या किया, दो राकेश खड़े कर दिए तो बराबर हो गया। इसका मतलब दो राकेश जो हैं वो एक मुकेश के बराबर है, या एक राकेश मुकेश के वेट का हाफ है, हाफ। तो मुझे मुकेश का वेट नहीं पता, ना सुरेश का ना राकेश का, लेकिन मुझे इतना पता है कि सुरेश का वेट मुकेश के वेट के बराबर है, राकेश का वेट मुकेश के वेट से आधा है। अब इसी तरह मैं पूरी क्लास में सभी स्टूडेंट का वेट मुकेश के वेट के बिहाफ पे निकाल लूंगा, तो मुकेश हो गया हमारा एक रेफरेंस एलिमेंट, एक रेफरेंस स्टूडेंट बन गया। अब केमिस्ट्री में जो मुकेश है वो है हाइड्रोजन, यानी कि सबसे पहला जो हमारा रेफरेंस एलिमेंट होगा वो होगा हाइड्रोजन। हमने सबसे पहले हाइड्रोजन को एक रेफरेंस एलिमेंट के तौर पर कंसीडर किया, हाइड्रोजन को हमने सबसे पहले रेफरेंस एलिमेंट के तौर पर कंसीडर किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि ज्यादातर एलिमेंट का मास डेसिमल में आ रहा था, और दुनिया में कोई ऐसे शख्स नहीं है जिसको डेसिमल में कैलकुलेशन करना पसंद हो। कर तो सब लेते हैं बट मजा नहीं आता डेसिमल में, या तो फिर डेसिमल में भी ऐसी वैल्यू हो जिनको आप अप्रोक्सीमेट करके राउंड ऑफ कर पाए, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है, मजा नहीं आता। तो हाइड्रोजन के साथ यही प्रॉब्लम सामने आई कि जब हाइड्रोजन को एक रेफरेंस एलिमेंट के तौर पे कंसीडर किया गया, तो मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कम्स आउट टू बी इन फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इसमें मजा नहीं आया, मजेदारी वाली बात नहीं। तो हमने हाइड्रोजन को नमस्ते कर ली कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो रहने ही दो। हाइड्रोजन के बाद दूसरी उभरते हुए एलिमेंट को चांस दिया गया ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को हमने अपना एक सेकंड रेफरेंस एलिमेंट बनाया, रिजल्ट हमें थोड़े बेटर मिले, हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली हमें थोड़े बेटर रिजल्ट मिले। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी एलिमेंट का मास होल नंबर में आने लगे, पहले से बेटर रिजल्ट आया, बट वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल था ना उसमें मजा नहीं आया। तो हमने कहा कि यार हाइड्रोजन भी फेल हो गया और ऑक्सीजन से भी कोई बहुत मजेदारी वाली बात नहीं आ रही, तो दोनों को ही कैंसिल कर लो, दोनों को ही नमस्ते कर लो। तो हमने कहा भाई चलो अब तुमसे ना हो पाएगा। अब इसके बाद पारी आई, जो सबसे धुरंधर एलिमेंट है वो है कार्बन। कार्बन की अब हम बात करते हैं कि जब हमने कार्बन को एक रेफरेंस एलिमेंट लिया, देखो कार्बन भी तो डबल रोल में है, कार्बन है 612 में और 614 में, डबल रोल में है कार्बन। यहां पर ये एक स्टेबल एटम है इसका, ये स्टेबल है, लेकिन ये भाई साहब थोड़े से शैतान बच्चे की तरह हैं, रेडियो एक्टिव है। कार्बन 14 जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, स्टेबल नहीं है, उसके अंदर से कुछ रेडिएशंस निकलती रहती है। कार्बन 12 इस मामले में काफी स्टेबल है और नेचुरल अकरेंस उसकी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट सभी फॉर्म में आपको कार्बन 12 मिल जाता है। तो हमने कार्बन 12 को एक रेफरेंस एलिमेंट के तौर पे सेलेक्ट कर लिया कि भाई ठीक है आज से हम इसको रेफरेंस एलिमेंट के तौर पे लेते हैं। देखिए जरा
ये हो गया कार्बन के एक एटम को हमने कंसीडर किया। थोड़ा बढ़िया नहीं बना, मैं इसको दोबारा बनाता हूं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने कार्बन का एक एटम बनाया, बिल्कुल बढ़िया। अब इसका मैं हैप्पी बर्थडे बना देता हूं और इसके 12 इक्वल पार्ट में कर देता हूं। ये मैंने कार्बन के एक एटम के मास का 12 इक्वल पार्ट्स कर डाला इस प्रकार से। मजा आ गया। ये मैंने क्या किया, कार्बन के एक एटम के मास का हैप्पी बर्थडे कर दिया और इसके एक यूनिट को कट आउट करके निकाल लेते हैं, जैसे हम केक काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये हो गया हमारा कार्बन के एक एटम के मास का 12th पार्ट। 12th पार्ट क्योंकि मैंने 12 हिस्से कर दिए हैं, तो मैंने कार्बन के एक एटम के मास का 12 हिस्से कर डाले, 12 इक्वल पार्ट्स मैंने उसके कर डाले। ये मेरे लिए माना जाएगा अब 1 AMU। दिस इज कॉल्ड 1 AMU। तो कार्बन के एक एटम के मास का जो 12th पार्ट होता है उसे हम कहते हैं 1 AMU। इट इज नोन एज 1 AMU, यानी कि 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कार्बन के एक एटम के मास का 12th पार्ट, लेकिन कार्बन कौन सा होना चाहिए, जिसका एटॉमिक मास 12 यूनिट है। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 AMU। अब ये 1 AMU कितना होगा क्वांटिटी में, इसकी भी बात करेंगे फिलहाल। 1 AMU कितना होगा हम उस पर आएंगे फिलहाल अभी। बट ये हमने एक यूनिट निकाल ली कि भाई हमने कार्बन के एक एटम के मास का जो 12th पार्ट था वो कंसीडर किया। और आज हम जो भी केमिस्ट्री में किसी एलिमेंट का वेट पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना कि भाई हाइड्रोजन का वेट 1 AMU है, हम पढ़ते हैं हीलियम का वेट 4 AMU है। वेट का मतलब एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होगा एटम का मास। अब एक एटम मुझे जब दिखाई नहीं दे रहा तो उसके लिए यूनिट भी तो छोटी होगी ना। छोटी चीज है तो छोटी यूनिट, बड़ी चीज है तो बड़ी यूनिट। अब मैं एक हाथी का वेट बताना है तो मैं ग्राम में तो नहीं बताऊंगा, मिलीग्राम में तो नहीं बताऊंगा ना, बहुत बड़ा है तो टन में या केजी में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन एक चींटी का वेट बताना है तो मैं किलो में तो नहीं बताऊंगा ना, मैं उसको मिलीग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा। छोटी यूनिट छोटा क्वांटिटी, बड़ा हाथी बड़ी यूनिट। अब हाइड्रोजन के एक एटम या हीलियम के एक एटम की जब हम बात करेंगे तो वो है एटॉमिक मास। एटम का मास, एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU, हीलियम के एक एटम का मास 4 AMU। इसी तरह हमने सभी एटम का मास कार्बन के बिहाफ पे निकाल लिया, लाइक ऑक्सीजन 16 AMU, नाइट्रोजन 14 AMU, सोडियम 23 AMU, मैग्नीशियम 24 AMU, एल्यूमिनियम 27 AMU। तो मैं अब जरा कहानी हाइड्रोजन से शुरू करता हूं। चलिए, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU। ठीक है, यानी कि मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना, 1 AMU। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU। इसी को हम कहते हैं एटॉमिक मास। इसी को हम कहते हैं एटॉमिक मास, यानी कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहेंगे, जिसको आप AMU में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU, हीलियम का 4 AMU, कार्बन का 12 AMU, नाइट्रोजन 14 AMU, सबका मास जिसको हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं आइसोटॉपिक फॉर्म में। जैसे कि जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो 1735 और 1737। ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होगा, इस केस में हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास की, और एवरेज वैल्यू हमेशा कंपोजिशन पर डिपेंड करती है कि भाई इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है, रिलेटिव अबंडेंस या नेचुरल अक्रेंस है, 75% नेचर में ये है, 25% नेचर में ये है। तो एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा,
35 इंटू 75, 37 इंटू 25 अपॉन 100 कर देंगे तो 35.5। देखो आप देख सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो इसके ज्यादा क्लोज है, क्योंकि इसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है। नेचर में जो ज्यादा होगा उसी का मास ज्यादा आएगा। तो ये जो एटॉमिक मास होता है, ये जनरली हम जब लेते हैं किसी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो वो एवरेज होता है। एवरेज एटॉमिक मास होता है, जिसको हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं, जिसको यू से डिनोट करते हैं, यूनिफाइड मास। लेकिन हम आज के टाइम में इसको एएमयू भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है। 35.5 एएमयू, राइट। चलिए ये तो बात हुई। अब जैसे कि भाई मान लीजिए नियोन है मेरे पास 10, 20, 10, 22। मैंने कहा जी इसका जो एवरेज एटॉमिक वेट है, एवरेज एटॉमिक वेट लेट इट बी 20.8, 20.8 एएमयू इसका एवरेज एटॉमिक वेट है। तो बताइए, कैलकुलेट इट्स रिलेटिव अबंडेंस, कैलकुलेट इट्स रिलेटिव अबंडेंस कि नेचर में ये कितने परसेंट और ये कितने परसेंट है। हमें तो नेचुरल अबंडेंस बतानी है ना। तो देखो नियोन 1020 और नियोन 1022, नेचर में ये x% हुआ तो इट शुड बी 100 माइनस x%। अब एवरेज वेट कितना है 20.8, ये हो गया एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस अपॉन में 100। तो यहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी कि अगर ये 80% आएगा तो ये 20% आ जाएगा। देखो 2080 22 160 80% आ गया, ठीक है। तो ये अगर 80% आएगा तो ऑब्वियस सी बात है 20% आएगा, क्योंकि वैल्यू इसके ज्यादा थोड़ी क्लोज मुझे आती दिख रही है, ठीक है। जिसके ज्यादा क्लोज होगी वही ज्यादा अमाउंट में होगा। तो ये हम एवरेज वेट की बात करते हैं। चलिए ये तो कुछ क्लियर हो गई बात। अच्छा, लेकिन एएमयू को क्या मतलब है। एम एटॉमिक मास का मतलब हो गया एक एटम का मास। और एक एटम का मास जब आप एएमयू में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे आपको यह पता चल रहा है कि उस एटम, उस एलिमेंट के एक एटम हाइड्रो कार्बन के एक एटम से कितना हैवी या कितना हल्का है। जैसे जब हम बात करते हैं मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, तो हमें मिलता है 1 एएमयू। और 1 एएमयू को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 1 एएमयू, कोई दिक्कत नहीं। और 1 एएमयू कितना होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन एटम जो कि 12 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के एक एटम का मास जो है ना, सॉरी हाइड्रोजन के एक एटम का मास कार्बन के एक एटम के मास का 12वां हिस्से के बराबर है। मुझे पता चल गया कि हाइड्रोजन कार्बन से कितना हैवी है या कार्बन हाइड्रोजन से कितना हैवी है। इसी प्रकार से अगर मैं ये बात करूं कि मास ऑफ 1 हीलियम एटम, हीलियम के एक एटम का मास 4 एएमयू है, हम इसको 4 इंटू 1 एएमयू लिख सकते हैं। 4 इंटू ये हो गया 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। इसका मतलब यहां से आ गया 1/3 मास ऑफ कार्बन एटम। यानी हीलियम का एक एटम कार्बन के एक एटम के मास से कितना मास पजेस करता है, उसका 1/3 मास पजेस करता है। यानी कार्बन का एक एटम का जो भी वेट होगा उसका 1/3 वेट के बराबर होगा हीलियम का वेट। ये है रिलेटिव, कौन किससे हल्का है कौन किससे भारी है। तो यहां पर जो भी तुलना हो रही है, जो भी कंपैरिजन हो रहा है, वो कार्बन से हो रहा है कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट का मतलब क्या है कि एटॉमिक वेट इज द मास ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एक एटम का मास, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास एटॉमिक वेट होता है। एंड व्हाट डज इट सिग्निफाई, इट सिग्निफाई हाउ मच टाइम्स द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कि वो कार्बन के एक एटम से कितना हैवी या हल्का है। ये एक कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो कार्बन हमारा सबसे सक्सेसफुल एलिमेंट है। लेकिन अब एएमयू पे चर्चा आगे रह गई। अब एएमयू भी बहुत छोटा मास होगा, कितना छोटा होगा देखेंगे अभी उसको भी। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास, देखो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम,
ये हो गया एटॉमिक मास, एटम का मास, एटॉमिक मास। लेकिन अगर मैं 2 एटम ले लूं, 3 एटम ले लूं, 4, 10, 15, 20, 50, मैं बहुत सारे, मैं तब तक एटम लेता गया जब तक कि ये मास 1 ग्राम नहीं हो गया। कभी ना कभी तो 1 ग्राम होगा ना। इस पेन का वेट 10 ग्राम मान लेते हैं, इस पेन का वेट 10 ग्राम। मैंने एक पेन लिया, 10 ग्राम हो गया, 2, 3, 4, 5, 10, 15, इतने सारे पेन लूंगा, कभी ना कभी तो 1 किलो होगा ना। कभी ना कभी तो 1 किलो होगा। जब मैं 100 पेन ले लूंगा तो 1 किलो हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के एक एटम का वेट 1 AMU है, तो मुझे बहुत सारे एटम लेने पड़ेंगे कि लेते लेते वेट 1 ग्राम हो जाए, 1 ग्राम हो जाए। तो वो माना जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। देखिए, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 AMU, एक एटम का मास। लेकिन हाइड्रोजन के मैं जब बहुत सारे एटम इकट्ठे करूंगा, कभी ना कभी तो मास 1 ग्राम होगा। ये होगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। हीलियम के एक एटम का मास 4 AMU, और हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि जब एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो ग्राम एटॉमिक मास। ये तो मुझे पता चल गया एक एटम का मास है, लेकिन ये एक एटम का मास नहीं है। ये कितने एटम का मास है, बस अभी हम क्लाइमैक्स पे पहुंचने वाले हैं। ये तो एक एटम का मास है, लेकिन ये एक एटम का मास नहीं है, ये बहुत 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 सारे एटम का मास है। कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU, लेकिन कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास, जब उसके एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दोगे तो ग्राम एटॉमिक मास। नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 AMU, ये हो गया एटॉमिक मास। इसी को मैंने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ग्राम एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU, लेकिन ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास, इसी एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। चलो ठीक है यार, थ्योरेटिकली ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन अभी कलेजे को ठंड नहीं पहुंची। क्योंकि जब तक हम हर चीज को ग्राम में रिप्रेजेंट ना कर लेना, हमें भी मजा नहीं आएगा। क्योंकि बचपन से ही हम ग्राम 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 देखते हुए आए। तो आइए हम इस पर टूट पड़ते हैं। देखो क्या होता है, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, इसको हमने कहा जी ये होता है 1 AMU। और 1 AMU की वैल्यू होती है 1.67 10 रेज टू पावर -24 ग्राम। 1.67 10 रेज टू पावर -24 ग्राम, यानी 0.00000000 करते 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 जब 24 बार जीरो लिख लोगे, उसके बाद 25 बार जीरो लिख लोगे, फिर आएगा 167। भाई बहुत 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 छोटा है। जब बुखार हो जाता ना, तो बुखार में डॉक्टर हमें कहता है भाई मेडिसिन ले लो। और कौन सी मेडिसिन लेते हैं हम डोलो 500 ले लेते हैं, लेकिन वो 500 ग्राम नहीं है, मिलीग्राम होती है, वो जो इतनी मोटी टैबलेट होती है। 500 मिलीग्राम, वो 1 ग्राम से भी छोटी है, 1 ग्राम से भी आधी है। तो 1 मिलीग्राम तो बहुत छोटा हो गया। तो जो 1 मिलीग्राम बहुत छोटा है, तो ये तो देखो कितना छोटा नंबर है। 1.67 10 रेज टू पावर -24 ग्राम, बहुत बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा छोटा। ये समझ लो इससे छोटी वैल्यू नसीब नहीं होने वाली है। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास इतना, तो 2 एटम का इसे 2 से इंटू कर देंगे, 3 एटम का 3 से इंटू कर देंगे। अरे यार, तो बहुत सारे एटम इकट्ठे करते जाओ, मास बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कभी ना कभी तो मास 1 ग्राम होगा या नहीं होगा? जी हाँ, कभी ना कभी तो मास 1 ग्राम होगा। तो बस देखो, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ये तो हाइड्रोजन का एक एटम है। अरे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ एटम से, भाई बहुत सारे एटम मैंने ले लिए, कभी ना कभी तो मास 1 ग्राम होगा। जब एक एटम का मास इतने ग्राम है, तो 2 एटम का 2 से इंटू करेंगे, 10 एटम का 10 से इंटू करेंगे, 1 लाख एटम का मास निकाला तो 1 लाख से इंटू करेंगे। तो मैंने कितने एटम इकट्ठे करूं कि उनका मास 1 ग्राम हो जाए, ग्राम एटॉमिक मास हो जाए? तो एक एटम का मास, अब आप देखिए, एक एटम का मास है इतना। हमने कितने एटम इकट्ठे कर लिए? x एटम इकट्ठे कर लिए, ताकि उन सबका मास हो जाए 1 ग्राम।
तो x की वैल्यू क्या आएगी कि कितने एटम मैं लूं, हाइड्रोजन के कितने एटम लूं कि उनका मास 1 ग्राम हो जाए, तो 1/1.67 10⁻⁻24। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो यही वैल्यू आती है एवोगैड्रो नंबर। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। यही है नंबर एवोगैड्रो, क्योंकि सारी रामायण जो हम सुन रहे हैं और मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, ये एवोगैड्रो ने ही लिखी है। एवोगैड्रो ही इस रामायण का वाल्मीकि है भाई। तो ये जो नंबर है ना एवोगैड्रो नंबर, इट्स अ वेरी 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 ह्यूज नंबर। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है कि अगर तुम सब्जी मंडी जाओ और सब्जी वाले से कहो यार एक इतने आलू मुझे दे दो, 1 एवोगैड्रो आलू मुझे दे दो, 1 एवोगैड्रो इज दिस नंबर, पूरी धरती के आलू खत्म हो जाएंगे, पूरी धरती के आलू खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो आपको 1 एवोगैड्रो आलू नहीं दे पाएगा। इससे हमें ये शिक्षा मिली कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है हम अपनी डेली लाइफ में नहीं लगा सकते, ये तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही लगेगा, ये केमिस्ट्री के बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लगेगा, ये डेली लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास तो 1 AMU है, लेकिन हाइड्रोजन के एवोगैड्रो एटम का मास 1 ग्राम। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU है, लेकिन हाइड्रोजन के इतने सारे एटम का मास 1 ग्राम। बस बस फिर क्या था? अब देखो, जैसे मास ऑफ 1 हीलियम एटम, हमें पता है हीलियम के एक एटम का मास 4 AMU, मैं इसको लिख सकता हूं 4 × 1 AMU, और 1 AMU 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। अब आप देखिए ये हीलियम के एक एटम का मास है, हीलियम के एक एटम का मास इतना है। तो हीलियम के अगर मैं एवोगैड्रो एटम्स का मास निकालूं तो अभी मैंने देखा कि इन दोनों नंबर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 × 4 4 ग्राम हो गया। तो हीलियम के, अब आप देखेंगे हीलियम के एक एटम का मास तो 4 ग्राम है, लेकिन हीलियम के एवोगैड्रो एटम का मास 4 ग्राम। एवोगैड्रो को ही हम बोलते हैं 1 मोल। 1 मोल, जैसे डेली लाइफ में 1 दर्जन बोलते ही, 1 डोजन बोलते ही हमारे दिमाग में एक नंबर आता है 12, कि दर्जन अपने आप में क्या है, डोजन अपने आप में क्या है। दर्जन अपने आप में एक बंडल है, जिस बंडल में 12 पार्टिकल हैं। 12 पार्टिकल का जो एक बंडल होता है उसे हम 1 डोजन कहते हैं, 1 दर्जन कहते हैं हिंदी में। इसी तरह से 1 मोल भी अपने आप में एक बंडल है, और उस बंडल में कितने पार्टिकल? 6.022 10⁻23 पार्टिकल। इतने पार्टिकल का जो एक बंडल है, जो पैकेट है, दैट इज कॉल्ड 1 मोल। अब मैं दुकानदार के पास जाके कहूं मुझे 1 दर्जन केले दे दो, तो उसको क्लियर हो गया कि भाई जो है वो 12 केले मांग रहा है। 1 डोजन ऑरेंजेस दे दो, क्लियर है 12 ऑरेंजेस दे दो। लेकिन मैं दुकानदार के पास जाके कहूं मुझे 1 दर्जन दे दो, 1 दर्जन दे दो, अरे क्या है 1 दर्जन? 1 डोजन ऑफ व्हाट? जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि मुझे 1 दर्जन क्या चाहिए, क्योंकि 1 दर्जन तो केवल बंडल होता है, लेकिन उस बंडल के अंदर क्या है? उस बंडल के अंदर केले हैं, बनाना है, ऑरेंजेस है, क्या है? इसी तरह 1 मोल भी अपने आप में एक बंडल है, इतने पार्टिकल का एक बंडल। लेकिन वो पार्टिकल कौन है? वो पार्टिकल किसी एलिमेंट के एटम हो सकते हैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, बैक्टीरिया और वायरस भी हो सकते हैं, क्योंकि हम डील करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। मोल कॉन्सेप्ट का डेली लाइफ में हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल का एक बंडल, वो पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकते हैं। कार्बन के एक एटम का मास है 12 AMU, एक एटम का, लेकिन कार्बन के एवोगैड्रो एटम का मास हो जाएगा 12 ग्राम। एवोगैड्रो एटम का मतलब हो गया 1 मोल, तो ये बन गया मोलर मास। ग्राम एटॉमिक मास ही मोलर मास होगा। ओ बेटे की जान, ग्राम एटॉमिक मास ही एक्चुअल में मोलर मास होगा किसी एलिमेंट का। देखो एलिमेंट के अंदर होते हैं एटम, एटम का मास एटॉमिक मास, उस एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो ग्राम एटॉमिक मास।
लेकिन वही बनता है मोलर मास। देखिए हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 एमयू, लेकिन हाइड्रोजन के एवोगैड्रो एटम का मास, हाइड्रोजन के इतने सारे एटम जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका वेट होगा 1 ग्राम। तो क्या मैं अब एक एटम का वेट नहीं निकाल सकता? इतने एटम का मास 1 ग्राम है तो एक एटम का कितना होगा? हो गया ना वो कि 5 किलो में 20 मैंगो थे तो एक मैंगो का वेट निकाला। अब इतने एटम का वेट 1 ग्राम, तो एक एटम का वेट ऐसे निकलेगा, वो 1 एमयू आ जाएगा। तो हीलियम के एक एटम का मास 4 एमयू, लेकिन हीलियम के एवोगैड्रो एटम का मास 4 ग्राम। कार्बन के एक एटम का मास 12 ग्राम, लेकिन कार्बन के एवोगैड्रो एटम का मास 12 ग्राम। इस तरह से हमने एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास फाइंड आउट किया। लेकिन एक और प्रॉब्लम आती है, वो है मॉलिक्यूलर मास। देखिए नाम से ही क्लियर हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास यानी कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास है। अब एक मॉलिक्यूल तो दिखाई नहीं देगा ना, देखो मॉलिक्यूलर मास। जैसे पानी की बात करें, पानी के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम, एक एटम का मास 1 एमयू, 2 एटम का 2 एमयू, ऑक्सीजन का 16 एमयू, टोटल मिलाकर हो गया 18 एमयू। पानी के एक मॉलिक्यूल का मास 18 एएमयू है, मात्र एक मॉलिक्यूल का मास 18 एएमयू। लेकिन पानी के इतने सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे कर लेता हूं, कभी ना कभी तो मास 18 ग्राम होगा। ये बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी कि जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दोगे तो वो बन जाता है प्यारे बच्चों ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन कितने मॉलिक्यूल को इकट्ठा किया? आपने इतने सारे मॉलिक्यूल को इकट्ठा किया, तो ये बन गया मोलर मास। एक मोल का मास, एक मोल में इतने पार्टिकल, इतने सारे पानी के पार्टिकल इकट्ठे होंगे तब जाके पानी बनेगा 18 ग्राम। यानी पानी के एक मोल का मतलब है 18 ग्राम। 18 ग्राम, मैंने 18 ग्राम पानी पी लिया तो मैंने पानी का 1 मोल पी लिया। मैंने 36 ग्राम पानी पिया, 12 केले 1 दर्जन, तो 24 केले 2 दर्जन, 36 केले 3 दर्जन, तो 18 ग्राम वाटर 1 मोल, 36 ग्राम वाटर 2 मोल, 54 ग्राम वाटर 3 मोल। तो जितने ज्यादा मोल, जितने ज्यादा दर्जन उतने ज्यादा केले, जितने ज्यादा मोल उतना ज्यादा मास। तो कहीं ना कहीं मोल जो है नंबर ऑफ बंडल, नंबर ऑफ पैकेट, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड देखो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम है। कार्बन का एक एटम 12 और 16 2 32, टोटल आएगा 44 एएमयू। ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास है, जो दिखाई भी नहीं देगा। जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसके लिए छोटी यूनिट। अब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे किए जिससे कि उसका मास 44 ग्राम हो जाए। तो मैंने कितने मॉलिक्यूल इकट्ठे किए? एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स मैंने इकट्ठे किए। एवोगैड्रो का मतलब है मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को इकट्ठे कर लिया, तो उसका मास हो गया 44 ग्राम। यही है ग्राम मॉलिक्यूलर मास और यही होता है मोलर मास। मोलर, एक मोल का मास, एक मोल में कितने पार्टिकल, इतने सारे मॉलिक्यूल का मास, मोलर मास। देखो ये है साडा गुल्लू, गुल्लू बोले तो ग्लूकोज। इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन 12 एटम, ऑक्सीजन 6 एटम। कार्बन के एक एटम का मास 12 एएमयू, 6 एटम का 72। हाइड्रोजन के एक एटम का 1 तो 12 एटम का 12 एएमयू। ऑक्सीजन के एक एटम का 16 एएमयू तो 6 एटम का 96, सब आ जाएगा 180 एएमयू। लेकिन ये तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का वेट हुआ ना, ये तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का वेट हुआ भाई, जो दिखाई भी नहीं देगा। तो मैं क्या करूंगा, ग्लूकोज के इतने सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे कर लूंगा, इतने सारे, तब जाकर उनका वेट कितना हो जाएगा 180 ग्राम। तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्लूकोज का मोलर मास बन गया। ग्लूकोज का मोलर मास बन गया। तो एक बात तो क्लियर हो गई, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है, मोलर मास एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स का मास होगा। मॉलिक्यूलर मास को आप एएमयू में या यू में रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी के लिए है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि मैंने कहा
कि मास ऑफ वन एटम ऑफ x is let it be 1.5 into 10 raised to power mass of one atom of x is let it be इतने ग्राम। ऐसा हम मान लेते हैं कि mass of one atom of x is इतना। calculate its molar mass, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए एक एटम का मास इतना है, एक एटम का। मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास। एक मोल में कितने पार्टिकल? अरे भैया एक मोल में एवोगैड्रो पार्टिकल। तो एक एटम का मास जब इतना है तो एवोगैड्रो पार्टिकल का मास कितना होगा? उड़ा दो, ढिच्चिक इंटो ढिच्चिक, इसको 6 ले लो, इसको 1.5, तो अप्रोक्सीमेटली 9 ग्राम आ गया मोलर मास। इसका मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास जो भी आप कहना चाहें वो 9 ग्राम हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इफ मोलर मास ऑफ CO2 is 44 gram, calculate mass of its वन मॉलिक्यूल। इसके एक मॉलिक्यूल का मास बताइए। देखो ये तो है इसका मोलर मास, एक मोल का मास। एक मोल का मतलब है भाई इतने सारे मॉलिक्यूल का मास, क्योंकि वन मोल का मतलब एक बंडल है। उस बंडल के अंदर एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। इस वक्त बात हो रही है कंपाउंड की, तो कंपाउंड का पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। तो इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का मास है 44 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा? देखिए आप, इतने सारे यानी कि इतने CO2 मॉलिक्यूल्स का मास है 44 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? एक मॉलिक्यूल का आएगा 44 अपॉन में 6.022 10 रेज़ टू पावर 23। इसको मैं लिख दूंगा 64 इंटू 1 अपॉन एवोगैड्रो। और ये जो 1 अपॉन एवोगैड्रो है इसी को जब आप सोल्व करोगे तो 1.67 10 रेज़ टू पावर -24 ये बन गया AMU। यही तो होता है AMU। आई थिंक आ नहीं रहा, इसको मुझे ऊपर लिख देना चाहिए, फिर इसको मैं ऊपर भेज देता हूं। चल बेटा तू यहां से निकल दे, तेरा दुनिया में कोई नहीं है, तू इधर आ जा। देखो 1 अपॉन एवोगैड्रो का मतलब होता है 1.67 10 रेज़ टू पावर -24, यही होता है 1 AMU। तो ये आ गया ना 44 AMU। 44 AMU, एक मॉलिक्यूल का मास 44 AMU, बट एवोगैड्रो मॉलिक्यूल का मास 44 ग्राम। तो इस बार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास इतना है, तो एक मॉलिक्यूल का मास बताओ। तो ये लो जी, मोलर मास होता है एवोगैड्रो मॉलिक्यूल का मास 44 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का 44 अपॉन एवोगैड्रो, मैंने इसको क्या लिखा 44 इंटू 1 अपॉन एवोगैड्रो। और 1 अपॉन एवोगैड्रो को जब हम सोल्व करते हैं तो 1.67 10 -24, इसी को हम 1 AMU कहते हैं। मैं चाहूं तो इसको यहीं पे ग्राम में भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर AMU में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक, चलिए देखो कोरोना ने बड़ी त्राही त्राही मचाई है। ठीक है, एक कोरोना वायरस की बात करता हूं, स्फेरिकल शेप में ले लेता हूं कोरोना वायरस। कोरोना 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 वायरस है, स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप है। एंड इसकी भाई की जो रेडियस दी गई है, लेट इट बी कितनी माने 7 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं कि जो रेडियस है दैट इज इतना। ठीक, डेंसिटी कुछ होगी, कितना मास मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं, कुछ ना कुछ मास ले लेता हूं, लेट इट बी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी हो गई कोरोना वायरस की कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 ग्राम इसका वेट आएगा। कम आएगा वैसे, पर मैंने इतना ले लिया, कोई बात नहीं। कैलकुलेट मोलर मास, कैलकुलेट मोलर मास। आ जाइए, देखो कोरोना वायरस
स्फेरिकल शेप में है, उसकी कुछ रेडियस होगी, तो वॉल्यूम ऑफ वन वायरस, एक वायरस की वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3, रेडियस है 7 एंगस्ट्रॉम। मैं इसको मीटर में लाऊंगा तो -10 मीटर, और मैं इसको सेंटीमीटर में लाता हूं तो इतने सेंटीमीटर। ये हो गया पाई, ये हो गया आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक वायरस की वॉल्यूम आ गई, एक वायरस की। अब डेंसिटी कभी भी क्वेश्चन में जब दी जाती है तो डेंसिटी का हमेशा यही पर्पज होता है कि मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर दो। ये मास और वॉल्यूम के इंटर कन्वर्जन के लिए ही क्वेश्चन में दी जाती है। तो ये डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, मास क्या होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास ऑफ वन वायरस, एक वायरस की वॉल्यूम इतनी है, एक वायरस की वॉल्यूम इतनी है, और डेंसिटी, मास कितना निकल जाएगा, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम ये हो गई, डेंसिटी ये हो गई। तो ये एक वायरस का मास आ गया, एक वायरस का मास। तो मोलर मास क्या होता है, क्या एक वायरस का मास मोलर मास होगा, नहीं। देखो एक वायरस का मास तो है इतना, एक वायरस का मास है इतना, एवोगैड्रो वायरस का मास ये होगा मोलर मास। दिस इज द मोलर मास। क्योंकि मोलर मास एक पार्टिकल का मास नहीं होता प्यारे बच्चों, मोलर मास एवोगैड्रो पार्टिकल का मास होता है। देखो हमने एक, क्योंकि वायरस जो था वो स्फेरिकल शेप में, हमने उसकी वॉल्यूम निकाली 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस हमें दी थी मीटर एंगस्ट्रॉम में, हमने मीटर में सेंटीमीटर में ले आए, वॉल्यूम हो गई 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मैंने वॉल्यूम ले ली, ये डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक वायरस का मास आ गया। बट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर मास। तो मोलर मास एवोगैड्रो वायरस का मास होगा, तो मैंने एवोगैड्रो से इंटू कर दिया, तो दिस इज द मोलर मास ऑफ द वायरस। तो अब आपके ध्यान में कुछ बातें एकदम चिपक जानी चाहिए कि एक मोल का मास मोलर मास, एक मोल का मास मोलर मास, और एक मोल में कितने पार्टिकल, एवोगैड्रो पार्टिकल। देखो दो बातें अब आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। पहली बात क्या है कि एक मोल में कितने पार्टिकल, एक मोल में इतने पार्टिकल, ये बात अब हमारे दिमाग में सेट हो गई, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। और इतने पार्टिकल, ये पार्टिकल कभी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी, और इतने सारे पार्टिकल का मास मोलर मास होता है, इतने पार्टिकल का मास मोलर मास। तो बस ये दिमाग में हम अपने धारण करेंगे और फिर हम मोल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रेफरेंस एलिमेंट, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। होप आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की कहानी को पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल केमिस्ट्री की बैकबोन मानी जाती है, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री की बैकबोन मानी जाती है मोल कॉन्सेप्ट, जिसको हम बहुत ही डेप्थ में और बड़े आराम से धीरे धीरे शने शने होले होले हम उसको डिस्कस करेंगे। होप आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे, समझते रहेंगे और अपनी परेशानियों को दूर करते रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करने से बहुत कुछ हो जाता है प्यारे बच्चों, इसलिए लगातार पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच।